अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ़ुटबॉल की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, तो इसी के साथ हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। फीफा दी बेस्ट अवार्ड, जो कि आप सबको पता है किसको मिला, और उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो लास्ट नाइट हमने देखा कि उस्मान डेम्बेले फीफा बेस्ट अवार्ड जीते हैं, तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और पूरी फीफा 11 के बारे में बात करेंगे। फीफा दी बेस्ट 11 के नाम से जो एक 11 उन्होंने बनाई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस्मान डेम्बेले की, क्या वो डिज़र्विंग हैं या नहीं। तो आई थिंक फॉर मी टोटली डिज़र्व अवार्ड उनको गया है, और आई थिंक उनको जाना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का सीज़न था लास्ट ईयर, आप सब ने देखा कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। टिल दिसंबर किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह की परफॉर्मेंस ड्रॉप कर देंगे अगले 3-4 महीनों में, कि वो बैलन डोर जीतेंगे और सारी ट्रॉफीज़ वो पीएसजी के साथ जीतेंगे। तो जनवरी स्टार्ट होता है और उनकी परफॉर्मेंस, उनके गोल्स, उनकी असिस्ट आना शुरू हो जाते हैं, और हर तरफ मीडिया पे उस्मान डेम्बेले के नाम से, डेम्बूज के नाम से वो फेमस हो रहे थे, और डिज़र्विंग थे कि वो उनको वो हाइप, एक्स्ट्रा हाइप नहीं मिल रही थी लाइक सर्टेन प्लेयर जिसको मैं मेंशन नहीं करूँगा, आप समझ गए होंगे। तो क्या क्या नहीं जीता उन्होंने। जनवरी से स्टार्ट हुए वो चैम्पियंस लीग के फाइनल तक, इवन दो कि वो क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल तक अच्छा खेलते रहे, और पीएसजी के साथ उन्होंने क्या क्या नहीं जीता। लीग जीती पीएसजी, फ्रांस की लीग जीती, चैम्पियंस लीग जीती है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो कि कल हुआ था वो भी जीता उन्होंने, और बैलन डोर भी है उनके पास, और सुपर कप, अब आप सुपर कप ऑफ फ्रांस, सब कुछ है उनके पास। तो ट्रेबल उन्होंने जीता हुआ है, आई थिंक सेक्सटुपल उन्होंने जीता हुआ है, तो उनको डिज़र्व था, तो उन्होंने जीतना था। और बाकी हम बात कर लेते हैं जो दूसरे कंटेंडर से, राफीनिया, सलाह, किलियन एम्बापे, लामिन यमाल। सबसे पहले मैं क्लियर करूँगा लामिन यमाल का। ठीक है, 18 ईयर ओल्ड, अच्छा प्लेयर है। अब मैं मैड्रिड फ़ैन हूँ, मैं बिल्कुल भी इस बात पे नहीं कहूँगा कि मैं मैड्रिड फ़ैन हूँ तो बार्सिलोना को मैं हेट करता हूँ। मैं अनबायस्ड ओपिनियन दे रहा हूँ। ही वॉज अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड प्लेयर, एंड ही विल बी अ गुड प्लेयर फॉर मैनी ईयर्स। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा उसको हाइप मिली है जो जर्नलिस्ट की तरफ से। आप देखते हो कि फेब्रिज़ो की हर पोस्ट, एक गोल मारते तो कितनी पोस्ट आती हैं फेब्रिज़ो की कि लामिन यमाल 17 ईयर्स ओल्ड किड, 18 ईयर्स ओल्ड किड, फंटेस्टिक किड, इस तरह की कितनी पोस्ट आती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम भरा होता है एक गोल मारने के बाद। तो ये हाइप, उसको एक्स्ट्रा हाइप, उसकी एक्स्ट्रा पीआर, बार्सिलोना फैंस ने उसको कुछ एक्स्ट्रा पुश किया कि वो बैलन डोर में भी राफीनिया से ऊपर फिनिश किया उन्होंने। तो आई थिंक ये एक्स्ट्रा पीआर की वजह से वो अभी भी इन टॉक्स में है कि उनको जीतना चाहिए था। तो और बस ये बाकी सिनेरियो यही है, अगर राफीनिया जीतते तो वो भी काइंड डिज़र्विंग था, लेकिन डेम्बेले सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते थे। नो डाउट, नो डाउट, इवन नॉट 1% डाउट ऑन डैट कि आप कह सको कि डेम्बेले डिज़र्व नहीं करते थे। तो अब आपके पास डेम्बेले हैं तो आप राफीनिया को थोड़ा सा साइड कर सकते हैं। हाँ, आप राफीनिया को दी बेस्ट 11 में इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेस्ट 11 की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास फ्रंट 2 आ जाते हैं, डेम्बेले और लामिन यमाल। भाई साहब, डेम्बेले का समझ में आता है, बैलन डोर विनर हैं और फीफा दी बेस्ट आया है, उन्होंने जीता, अवार्ड जीता है, तो वो तो होंगे ही टीम में। लामिन यमाल भाई किस बेसिस पे? लामिन यमाल है आपके पास, मोहम्मद सलाह नहीं है राइट विंग पे, आप राफीनिया को पुट कर सकते हो यहाँ पे। भाई साहब, आप किस बेसिस पे इन्हें पुट कर रहे हो? अगर किलियन एम्बापे बेस्ट अवार्ड में सेकंड पे फिनिश कर सकते हैं, सेकंड पे, तो किलियन एम्बापे को यहाँ पे होना चाहिए था। ये पीआर बेस, जो आगे मैंने आपको बताया कि पीआर बेस काम चलते हैं, तो ये उनमें सबसे पहले लामिन यमाल टॉप पे हैं कि पीआर पे उन्होंने राफीनिया को भी छोड़ के पीछे, और अटैकर खुद स्टार्ट कर रहे हैं राइट विंग पे। आई थिंक मोहम्मद सलाह वाज डिजर्विंग। मिडफील्ड की बात करते हैं ना, मिडफील्ड में हमारे पास हैं पेड्री, विटीनिया, जूड बेलिंगम और कॉल पाल्मर। इवन अ मैड्रिड फैन, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि जूड बेलिंगम को यहाँ पे स्टार्टिंग 11 में जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। वो क्यों स्टार्ट कर रहे हैं 11 में? ट्रॉफी लेस थी, ठीक है, उनके पास स्टैट्स हैं, 27 गोल एंड असिस्ट, और वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर आई थिंक। लेकिन जब आप एक ट्रॉफी नहीं जीतते हो, और ही आप किस बेस पे आप जूड बेलिंगम को स्टार्ट करवा रहे हो? आई थिंक यहाँ पे जो नेवेस आ सकते थे,
बहुत अच्छा सीज़न था उनका और डिज़र्विंग। उन्होंने पोर्चुगल के साथ भी यूएफए नेशंस लीग जीती और उसके बाद क्लब के साथ उन्होंने सब कुछ जीता। तो जोआओ नेवेस की यहाँ पे जगह बनती थी मेरे हिसाब से। और नेक्स्ट हमारे पास है कोल पाल्मर। भाई क्या ब्लंडर नहीं है इस 11 में, मतलब कि आप कोल पाल्मर को सिर्फ एक क्लब वर्ल्ड कप की वजह से इस टीम में ऐड कर रहे हो। भैया आप यहाँ पे इसकी जगह राफीनिया को या सलाह को ऐड कर सकते थे। टॉप में आप एक सलाह को ऐड करो और यहाँ पे मिडफील्ड में आप राफीनिया को ऐड कर सकते हो, इसको 4-3-3 बना सकते हो। लेकिन आपने पाल्मर को, आई डोंट थिंक के किस परफॉर्मेंस की बेस पे आपने पाल्मर को यहाँ पे ऐड किया है। तो वंस अगेन इट्स अ कंट्रोवर्शियल टेक के पाल्मर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं 11 में। तो मुझे इनकी कोई वो याद नहीं आती एक्सेप्ट वो क्लब वर्ल्ड कप का फाइनल और जो उन्होंने 4 गोल मारे थे ब्राइटन के अगेंस्ट। तो उसके अलावा मुझे इनकी कोई वो ऐसी हाईलाइट नहीं याद आती जो इन्होंने लास्ट ईयर की थी। और अनलाइक सम अदर प्लेयर जिनको हम याद करें तो उनकी परफॉर्मेंस की लिस्ट हमारे दिमाग में बन जाती है, लाइक राफीनिया, कमबैक्स, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट गोल्स, ट्रॉफी और क्रूशल मोमेंट पे उसके गोल और लीडरशिप मेंटालिटी, वो एक हमारे पूरे जहन में स्केच बन जाता है। कोल पाल्मर, आप सोचो, एक इमेजिन करो, आप एक प्लेयर का नाम लो कोल पाल्मर और 24-25 में क्या किया है उन्होंने, और आप सोच के दिखाओ मुझे कोई रिजल्ट, आप कमेंट में बता दो। मैं इस बात से एग्री कर जाऊंगा कि कोल पाल्मर यहाँ पे डिजर्व करते थे स्टार्ट करना। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट बैक आते हैं नुनो मेंडेस। आई थिंक टोटली 110% डिज़र्विंग स्पॉट फॉर हिम, और ये आने भी चाहिए थे क्योंकि पोर्चुगल के साथ भी उन्होंने सब कुछ जीता है। और एक्सेप्ट डैट कोई दुनिया में लेफ्ट बैक इस तरह का नहीं था जिन्होंने लमीन यमाल को पॉकेट किया है, बुकायो साका को पॉकेट किया है, मोहम्मद सलाह को पॉकेट किया है, और अदर विंगर्स जो जिनके अगेंस्ट वो खेले हैं सबको पॉकेट किए हैं उन्होंने। तो भाई नुनो मेंडेस, I think one of the best performance I have ever seen in my life at a left back position, except like other players, जो मार्सेलो वगैरह के बाद जो परफॉर्मेंस मैंने देखी है लेफ्ट बैक पे, जो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मेंसेस, मैं नुनो मेंडेस को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। नुनो मेंडेस फॉर मी इट्स अ बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और लास्ट सीजन भी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वैन डाइक। आई थिंक इट्स अगेन अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन, यहाँ पे बेस्टोनी को होना चाहिए था, बट वंस अगेन ही वाज ट्रॉफी लेस, और कोई ट्रॉफी नहीं थी उनके पास, और उन्होंने लास्ट ईयर लीग भी बॉटल की और चैम्पियंस लीग फाइनल भी बहुत बुरे तरीके से हारे। तो इट्स अ फेयर 50-50 डिसीजन। सम पीपल विल से कि वैन डाइक को ही होना चाहिए यहाँ पे, और कुछ कहेंगे कि नहीं यहाँ पे बेस्टोनी को होना चाहिए था। बेस्टोनी की परफॉर्मेंस बहुत टॉप थी, लाइक हमने लास्ट ईयर बारसा के अगेंस्ट भी देखा, सबने बारसा के अगेंस्ट देखा होगा कि बेस्टोनी वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन दैट मैच, और लास्ट ईयर भी एट सेंटर बैक पोजीशन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं विलियम पाचो, और आई थिंक यहाँ पे मार्किनियोस को होना चाहिए था, और बट वंस अगेन मार्किनियोस, पाचो इज़ अ यंग, मार्किनियोस इज़ अ ओल्ड पर्सन, तो आई थिंक ओल्ड प्लेयर। तो ठीक है, ऐसे एक ही पोजीशन बची है आपको, मार्किनियोस या पाचो, आप किसी एक को रख सकते हो। तो पाचो भी बिल्कुल भी मैं इससे डिसएग्री नहीं करूँगा। पाचो वर्ल्ड कप में उन्होंने रेड कार्ड लिया था, लेकिन गुड प्लेयर और दोनों ही अच्छी पोजीशन थे। तो मेरे हिसाब से तो मार्किनियोस होना चाहिए था, लेकिन पाचो पे मैं डिसएग्री नहीं करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं दी वन एंड ओनली, द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड लास्ट ईयर एंड राइट नाउ ही इज़ इंजर्ड, लेकिन राइट नाउ ही इज़ द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड, और हिज नेम इज़ अशरफ हकीमी, द बेस्ट एट हिज पोजीशन राइट बैक पे। उन्होंने लास्ट ईयर क्या क्या नहीं किया, और ही वन एवरीथिंग विद PSG, और उनके स्टैट्स भी आप देखोगे। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज़ के आप राइट बैक पे स्टैट देखोगे कि वो राइट फुल बैक के तौर पे खेलते हैं, राइट विंग बैक के तौर पे खेलते हैं। विंग पे उन्होंने जाके जो उन्होंने स्टैट्स निकाले, जो असिस्ट दिए हैं और गोल आए जो उनके तरफ से, और आप उनके स्टैट्स देखोगे तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो इधर हैं हमारे पास लाइनअप में उनसे मैच करते हैं। तो आई थिंक इनके अलावा और कोई ऐसा राइट बैक नहीं था जिनको हम इधर स्टार्ट करवा सकें। और गोलकीपर पे हमारे पास आते हैं गैंगली डोनारुमा। तो
सब भाई साहब ने सब कुछ जीता पीएसजी के साथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पीएसजी के आपको 6 प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं स्टार्टिंग 11 में। तो 1-2 की जगह और बन सकती थी, लाइक जॉ नेवेस जो मैंने आपसे आगे डिस्कस किया है। तो अगर वो भी हो जाते 7-8 प्लेयर तो इनके स्टार्टिंग 11 में आ जाते। तो बिल्कुल डिज़र्विंग लाइनअप है। और आई थिंक 2 से 3 कंट्रोवर्शियल टेक्स हैं इसमें। बाकी पेड्री भी डिज़र्व करता था, और रफीनिया को होना चाहिए था, सलाह को होना चाहिए था इसमें। और विटीनिया के बारे में हमने बात नहीं की। वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक मेरे लिए तो बेस्ट मिडफील्डर थे लास्ट सीज़न, पोर्चुगल के लिए भी और क्लब के लिए भी। बेस्ट इन द बिजनेस, बेस्ट एट हिज पोजीशन, और जो टॉक्स उसकी बातें होती हैं वो पेड्री के साथ कंपेयर किया जाता है। और आई थिंक मेरे लिए तो मैं तो कहूँगा पेड्री से ही बेटर था उनका लास्ट सीज़न। लेकिन कुछ लोग आपको कमेंट सेक्शन में डिसएग्री करेंगे कि वो बोलेंगे कि पेड्री इज़ अ पेड्री, नो वन इज़ बेटर देन हिम। लाइक कुछ लोग कहते हैं कि जूड भी नहीं बेटर उनसे। तो आई थिंक लास्ट ईयर सबने देखा कि विटीनिया ने क्या किया। विटीनिया ने प्रॉपर बॉल खेली, प्रॉपर नंबर 8 की पोजीशन उन्होंने ऑक्यूपाई की, और प्रॉपर उनके जो मिडफील्ड में एक जो रोल होता है उन्होंने वो प्ले किया, और डेट्स इट। और मेरे हिसाब से इसमें 2 से 3 चेंजेस होनी चाहिए थे। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कौन डिज़र्व करता था इस लाइनअप में, और कौन डिज़र्व करता था ये अवार्ड जीतना? तो अपनी राय मुझे ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।